अब इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है फाइलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी। Casual vacancy of the auditor means a vacancy caused due to death, resignation, disqualification, etc. of the auditor after accepting a valid appointment, because of which the auditor ceased to act as auditor of the company. तो ये हमारी कैजुअल वैकेंसी की डेफिनेशन थी। मतलब समझते हैं हम लोग कैजुअल वैकेंसी का आखिर मतलब होता क्या है। ये एक्ट में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हम लोग समझते हैं। आपने अपनी कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है, और अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर ने सपोज रिजाइन कर दिया या फिर ऑडिटर की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑडिटर है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ ऑडिटर एक्ट करने के लिए। तो अब आपकी कंपनी में कोई ऑडिटर नहीं है, ठीक है, तो ऑडिटर की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी हमें तीन चीज़ क्या देखी कि अगर सपोज आपके जो ऑडिटर है या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन दे देता है या कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो इन सब सिनेरियो में जो ऑडिटर की जगह खाली हो जाती है उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो अब इस वैकेंसी को फिल आखिर कौन करता है? ठीक है, ठीक है। अब भाई नए ऑडिटर को तो लाना ही पड़ेगा कंपनी में। तो अब इसमें क्या है, हमारे ना दो केसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। देन केस नंबर 2 आता है, वो है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन अ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं केस देखते हैं हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। इन दिस केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एनी कैजुअल वैकेंसी in the office of an auditor shall be filed by the BOD, that means board of directors, और इसका टाइम क्या है? that should be within 30 days. So नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर जो कैजुअल वैकेंसी है उसको कौन फिल करता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और कितने दिन में करना है उनको? विद इन द 30 डेज, ठीक है। तो बोर्ड डायरेक्टर करता है 30 दिनों के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर चला गया है उसकी जगह 30 दिन के अंदर अंदर उन लोगों मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। लेकिन हमारे हर एक जब भी हम इतने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हर चीज़ में लेकिन ज़रूर आता है। अब इस पार्ट में क्या है, लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, और कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर की रिजाइन करने की वजह से हुई है, एक कंडीशन हमारी ये आती है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कंपनी के जो मेंबर होंगे वो विद इन 3 मंथ्स कहाँ से? जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे, राइट। समझ आया? इसमें हमने एक केस किया नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, उस केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो बीओडी फिल करता है विद इन 30 डेज। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी हुई है रिजाइन की वजह से तो मेंबर्स करते हैं 3 मंथ्स में जनरल मीटिंग बुला के, सिंपल। सो डिटेक्शन देखते हैं। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, एनी कैजुअल वैकेंसी in the office of an auditor shall, in the case of a company other than a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, be filed by the Board of Directors within 30 days. So हमें मार्क करना है 30 days. If such casual vacancy is as a result of the resignation of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next annual general meeting.
अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस, राइट। दूसरे केस में क्या है, फर्स्ट केस देखा हमने नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, अब हम सेकंड केस देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी का और द गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल्ड कंपनी, right? So in this case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by CAG, that is a Comptroller and Auditor General of India, be filed by the CAG within 30 days, right? So government company में अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है तो उसकी जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कैग की। जैसे कि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट करने की ड्यूटी भी कैग की ही होती है, जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में बात की थी। कैजुअल वैकेंसी के केस में तो जो कैग है वो क्या करेगा, विद इन 30 डेज, आपको 30 दिन का टाइम याद रखना है कि अंदर अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट करे, राइट। लेकिन अगर 30 डेज में कैग अपॉइंट नहीं कर पाता है देन व्हाट, सो उस केस में नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। यानी इसमें टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, यानी कि बिल्कुल मिला के 30 कैग को मिले, 30 नेक्स्ट बीओडी को मिले, तो टोटल हुआ 60 डेज, मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर आपका अपॉइंट हो जाना चाहिए, राइट। डिक्टेशन देखते हैं। In the case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India, be filed by the Comptroller and Auditor General of India within 30 days. इसमें मार्क कर लीजिए 30 days, राइट। और इसमें आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं कि बेसिकली इन अ केस ऑफ अ कंपनी वर्ड कर लीजिए और कैग कर लीजिए 30 डेज, जिससे कैची वर्ड्स रहेंगे, हमें याद रहेगा। इट मे बी नोटेड दैट इन केस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट fill the vacancy within the said period, the board of directors shall fill the vacancy within next 30 days. Now, अब हम लोग टॉपिक पे ध्यान देंगे, कौन सा, कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन। कैजुअल वैकेंसी में एक स्पेशल केस होता है, हमारे पास आता है किसका, रेजिग्नेशन का। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मतलब कि जब ऑडिटर खुद अपनी मर्जी से ऑफिस अपना वेकेट कर जाता है, तो अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसकी रेजिग्नेशन को लेकर क्या क्या ड्यूटीज हैं। अब भाई अगर ऑडिटर की अपनी मर्जी है, वो रिजाइन भी कर सकता है, वो उसकी अपनी कॉल है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो बेसिकली हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, हम यूनिवर्सिटी से छोड़ सकते हैं, पर जैसे हम किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो हमारी कुछ बेसिक पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस पीरियड देना पड़ता है, ये सब वो सब, तो ऐसे ही सेम ऑडिटर के केस में भी होता है। देखते हैं तो ये कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन से 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, ऑडिटर को फॉर्म ADT 3, कौन सा, ADT 3 में स्टेटमेंट फाइल करनी है, ठीक। कंपनी को और रजिस्ट्रार को, ठीक है, कंपनी को और रजिस्ट्रार को विद द रीजन कि वो रिजाइन क्यों कर रहा है, वो रिजाइन क्यों करना चाहता है, उसको उस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ADT 3 में सारे रीजन स्पेसिफाई करने हैं। और अगर जो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, ठीक है, वो किसका है, वो गवर्नमेंट कंपनी का है, तो कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ साथ उस केस में क्या करना है, ऑडिटर को कैग को भी स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। कौन सी स्टेटमेंट, सेम ADT 3, ठीक है, सिंपल याद रहेगा, हमें ADT ऑडिटर को फाइल करनी है अगर वो रिजाइन करता है। सिंपल, नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मल केस में कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें कैग भी आ जाएगा। बट अगर क्या, इफ ऑडिटर फेल्स टू फाइल ADT 3, अगर रेजिग्नेशन देने के बाद ऑडिटर हमारा अगर ADT 3 फाइल नहीं करता है तो क्या होगा,
तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर लाइबल होगा पेनल्टी के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पेनल्टी कितनी होगी। पेनल्टी जो ऑडिटर को देनी पड़ेगी वो होगी 50,000 रुपीज और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। 50,000 रुपए या ऑडिटर की रेम्यूनरेशन, इनमें से जिसका भी अमाउंट कम होगा इस अमाउंट की पेनल्टी ऑडिटर को पे करनी पड़ेगी, राइट। और उसके साथ साथ एडिशन में इसके अलावा भी जब तक ऑडिटर क्या ADT3 फाइल नहीं कर देता तब तक पर डे क्या होगा, उसको 500 की पेनल्टी भी लगाई जाएगी, मगर मैक्सिमम अप टू विच 5 लाख। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेनल्टी है वो आपकी 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। तो एक हमारे ऑडिटर हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इन ऑडिटर जी ने क्या किया, कंपनी से रिजाइन कर दिया है, लेकिन रिजाइन करने के 30 दिन में, ठीक है जी, उनने ADT3 फाइल नहीं किया, ठीक। सो ऑडिटर जी ADT3 फाइल तो करना भूल ही गए साथ साथ, और क्या कर रहे हैं, घर में बैठ कर आराम से चिल मार रहे हैं, मूवी वूफियाँ खा रहे हैं। तो तभी ऑडिटर जी को यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर जी पे क्या होगा, जैसे हमने बताया था 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना, मतलब पेनल्टी, या फिर उनकी जितनी भी फीस फिक्स हुई थी, यानी कि जो ऑडिटर का क्या है रेम्यूनरेशन था, इनमें से जिसका भी अमाउंट कम होगा, दैट मीन्स विच एवर इज लेस, उतना अमाउंट, इतना जो भी अमाउंट आएगा वो ऑडिटर को बेसिकली पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। सो हम एक छोटा सा वो ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन 3 लाख थी, ठीक है, और ऊपर जुर्माना लगा 2 लाख, ठीक है। तो इनमें से बताओ क्या कम है, ठीक है, बोलो बोलो क्या कम है, 2 लाख रुपए कम है, बट ऑब्वियस है 3 लाख और 2 लाख, तो क्या होगा, तो ऑडिटर को 2 लाख का सिंपल जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे बाप रे, बस यही खत्म हो जाएगा क्या? अभी भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर हमारे ऑडिटर जी ने ADT3 फाइल नहीं किया होगा, ठीक है, जो रिजाइन करने में 30 दिनों तक उन्हें देना होता है, तो उन्हें जुर्माने के साथ साथ, जैसे हमने क्या बताया था, 500 रुपए की पेनल्टी पर डे भी देनी पड़ेगी, बट मैक्सिमम अप टू 5 लाख, राइट। आई जस्ट होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा विद एग्जाम्पल, बेटर वे में। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑडिटर रिजाइन करने जा रहा है तो कम से कम बता के तो जाएगा कि यार मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, या कुछ गड़बड़ हो रही है, मैनेजमेंट ने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसलिए जरूरी होता है वो फॉर्म फाइल करना, राइट। आप ऐसे ही नहीं जा सकते छोड़ के। डिटेक्शन देखते हैं। कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 of the act, the auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days, mark कर लीजिए, period 30 days from the date of resignation, a statement in the prescribed form ADT3 with the company and the registrar. Form ADT3 है, इसको भी आप लोग underline कर लेंगे. So, in case of the companies referred to in section 139 subsection 5, that is government company, the auditor shall also file such statement with the CAG along with the company and the registrar. The auditor shall include the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. In case of a failure, the auditor shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. Mark कर लेंगे हम 50,000 rupees, और the remuneration mark कर लेंगे, line underline कर लेंगे of the auditor whichever is less. Less को भी आप लोग circle या underline कर लीजिए.
and in case of a continuing failure with further penalty of 500 rupees, मार्क कर लेंगे 500 rupees और मार्क कर लेंगे each day after the first during which such failure continues, but subject to a maximum of 5 lakh rupees as per section 140 subsection 3. 5 lakh हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे. So now we will see some important provision regarding appointment of auditors. Auditors की appointment तो आप लोगों ने समझ ली, पर अभी भी इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है. So first हम देखते हैं, a retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting. जैसे कि एक रिटायरिंग ऑडिटर है, ठीक है, जो एजीएम में रीअपॉइंट भी किया जा सकता है. अब रीअपॉइंटमेंट बोले तो इसका मतलब क्या है कि फिर से उसी ऑडिटर को आप अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में लेकिन है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, और वो क्या है हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो किसके लिए, री अपॉइंटमेंट के लिए. पहली बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. दूसरी बात हमारी क्या है, और उसने कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया है कि अब वो अनविलिंग है, मींस कि वो अब कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहता है, राइट. सो तीसरी और आखिरी बात क्या हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए एजीएम में एसआर पास नहीं हुआ हो. एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट. डिक्टेशन देखते हैं. अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंट एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ फर्स्ट इज ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट. सेकेंड, he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed. Third, a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. So, as far हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट 1 जो था कंप्लीट कर लिया, दैट वाज अ कैजुअल वैकेंसी. अब हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट 2 के बारे में, जो क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. सो एज हम बात करते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट आया है. इसका आने का रीजन क्या था ये देखते हैं हम लोग. इसका आने का रीजन ये था कि पहले एक ही कंपनी में क्या होता था, 10 या 15 साल तक एक ही ऑडिटर रहता था. उससे क्या होता था, इससे क्या था, क्लाइंट और ऑडिटर के जो रिलेशनशिप्स है ना, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते थे, ठीक है. तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर के ऑडिट करते वक्त केयरलेस होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते थे, ठीक है. तो उस केस में क्या, ऑडिटर बायस भी हो सकता है ऑडिट करने के दौरान. तो इससे क्या है, इससे ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, उस पर खतरा था. सो क्या वो सही है काम के लिए, नो, ऑफ कोर्स नॉट. सो इट इज़ नॉट गुड कि इतने सालों तक एक ही मतलब जो ऑडिटर है ऑडिट करता रहे. सो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को और मतलब ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इंडिपेंडेंस जो ऑडिटर की वो बेसिकली मेन गोल है, वही मेन रीजन था ये कॉन्सेप्ट आने का, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का. सो सबसे पहले समझेंगे कि वो सेक्शन किन कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है. सो ये सेक्शन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 किसका है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का. तो इसको देखते हैं इसमें क्या है. सो पहले हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी किसकी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 की, जो है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का. कंपनीज रूल 2014, ठीक है, इसमें क्या आपकी 4 क्लासेस हैं कंपनीज की, ठीक है, जो स्पेसिफाइड करती है कि जिन पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सेक्शन एप्लीकेबल है. वो क्या है, सेक्शन है 139(2). मैं सेक्शन इसलिए सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन थोड़ा आपको याद भी रहें. रिपीट करने का रीज़न एक ये भी है, ठीक है. तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं. फर्स्ट कंपनी क्या है, फर्स्ट है
ऑल लिस्टेड कंपनी, राइट। देन सेकेंड आपकी आती है ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। देन आता है आपका थर्ड कौन सा है, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 50 करोड़ है या उससे ज्यादा है। देन आखिरी आपकी कौन सी आती है, आखिरी आपकी आती है और कोई भी कंपनी जिनका पब्लिक बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। तो कौन कौन सी हमने फटाफट से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा लिस्टेड कंपनी, दूसरी है अनलिस्टेड कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तीसरी है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी जिनका पब्लिक बोरिंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। सो इन सभी की सभी कंपनियों पर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इन्हें हम आगे प्रिस्क्राइब कंपनी के नाम से मेंशन करेंगे, तो समझने में हमें क्या देखना है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्या कहता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी डिक्टेशन कर लेते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139(2) रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स as per rule prescribed in the company's rule 2014 for applicability of section 139(2), the class of companies shall mean the following classes of companies excluding one person companies and small companies. First is all unlisted public companies having paid up share capital of rupees 10 crore or more. Second is all private limited companies having paid up share capital of rupees 50 crores or more. Third is all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned above but having public borrowings from financial institutions, banks or public deposit of rupees 50 crores or more. The concept of rotation of auditors shall not apply to one person company of small companies. तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम केस देखते हैं इंडिविजुअल का एज अ ऑडिटर। सो नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और द क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड above shall appoint or reappoint an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो पे इससे बात भी की थी हम लोगों ने 5 साल के पीरियड के बारे में। तो समझते हैं कि एक इंडिविजुअल के केस में ऑडिटर की रोटेशन कैसे होगी। फर्स्ट हमने केस लिया इंडिविजुअल का। सपोज मान लीजिए अगर आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर हैं, ठीक है, तो किसी भी लिस्टेड कंपनी या अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी में आपका एक ऑडिट टर्म होगा, कितना हो गया होगा, वही 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होगा, 5 साल का। सो इन प्रिस्क्राइब कंपनी में अभी हमने जिनकी बात की, जो मैंने आपको 4 अभी बताई, इन कंपनी से केस में होगा, इन कंपनीज में एक इंडिविजुअल ऑडिटर को 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती है, राइट। जो हमने 4 अभी बातें सुनी, मतलब कंपनी से हमने पढ़ा, उस केस में क्या है, ये जो ऑडिटर है, जब इंडिविजुअल ऑडिटर है, उसको 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2005 में आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑडिट टर्म मींस 2006 से लेकर 2010 में आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। बट इस नेक्स्ट टर्म मींस 2011 से 15 में आपको एक्स लिमिटेड में एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। समझ आया आपको? मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। जैसे 2005 तक आप थे, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे, उसको छोड़ के जो उसके नेक्स्ट आएंगे उसमें आप अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इंडिविजुअल ऑडिटर को, ठीक है, का बेसिकली कूलिंग पीरियड क्या होता है आपका, 5 साल का होता है, राइट। सो ये तो था इंडिविजुअल का केस, ठीक है। लेकिन ऑडिटर अगर बेसिकली एक फर्म भी है, फर्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो उसका ऑडिट टर्म कितने साल का होगा? क्या फर्म को भी वही 5 साल का कूलिंग पीरियड होगा? आपको क्या लगता है? जी
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ अ ऑडिट फर्म एज अ ऑडिटर, अभी हमने इंडिविजुअल केस देखा था, अब हम देखते हैं किसका, फर्म का केस, अगर वो एज एन ऑडिटर है तो। So, no listed company or a company belonging to such class or the classes of companies as prescribed above shall appoint or reappoint an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. Right? अगर ऑडिटर एक फर्म है तो इस केस में हमें क्या देखना है, इस केस में एक ऑडिट टर्म जो होगा वो 10 साल का होगा, ठीक है, जिससे हम 2 टर्म्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कहते हैं, 5-5 साल का। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फर्म को प्रिस्क्राइब कंपनी में 10 ईयर्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट बिल्कुल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑडिट फर्म का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 5 ईयर्स का ही होगा। छोटे से एग्जाम्पल से हम चीज़ों समझते हैं। अगर 2010 में आपकी फर्म एक कंपनी की ऑडिटर अपॉइंट हुई, तो 2011 से 15 के बीच में सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, राइट। सो तो हमें क्या समझाया इसमें, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसका ऑडिट टर्म एक कंपनी में 5 साल का होगा। अगर ऑडिटर एक फर्म है तो उसका क्या होगा, उसका जो टर्म है पूरा कंपनी में वो 5-5-10 साल का होगा, मतलब 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। डिटेक्शन देखते हैं। As per section 139 subsection 2, no listed company or a company belonging to such class or classes of companies as mentioned above shall appoint or reappoint. A is an individual as auditor for more than 1 term of 5 consecutive years. B is an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years, provided that first है an individual auditor who has completed his term under clause A shall not be eligible for appointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term. Second is an audit firm which has completed its term under clause B shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. So, अब हम बात करते हैं कि अभी जो हमने इंडिविजुअल ऑडिटर और फर्म के रोटेशन के केसेस पढ़े हैं, उनके बेसिकली मेरिट कंसिडरेशन क्या है, मतलब कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ऑडिटर अपॉइंट करते टाइम, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मान लीजिए एक फर्म है जिसका 10 साल का ऑडिट टर्म अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो अब कंपनी को एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो हम ये तो जानते ही हैं कि वो सेम कंपनी जो फर्म जो थी में ऑडिटर थी, ठीक है, उसको ऑडिटर अपॉइंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसका जो ऑडिट टर्म है जो हम बात की 10 साल का वो खत्म हो चुका है। लेकिन कंपनी इसी फर्म के ऑडिटर को भी नहीं अपॉइंट कर सकती है जिससे उनका पुराना ऑडिटर पार्टनर है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, राइट। सो हो सकता है कि एक सीए 2 फर्म में पार्टनर हो, बिल्कुल हो सकता है। तो वो फर्म जिसमें कंपनी का पुराना ऑडिटर कॉमन पार्टनर है, वो दोनों ही कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। एल्वा लिमिटेड ने XYZ एंड कंपनी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z। अब XYZ कंपनी का ऑडिट टर्म एक्सपायर हो गया और एक और ऑडिट फर्म है, वो है ABZ एंड कंपनी इन विच मिस्टर Z इज अ कॉमन पार्टनर, राइट। सो मिस्टर Z ABZ एंड कंपनी में भी पार्टनर है और वो XYZ कंपनी, सो इन दिस केस क्या होगा, XYZ कंपनी और ABZ एंड कंपनी दोनों में ही फर्म किस लिए 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए डिसक्वालिफाइड है, राइट। समझ आ गया आप लोगों को। नाउ डिक्टेशन देखते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड।
First is, as on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. Second point, every company existing on or before the commencement of this act, which is required to comply with provisions of this subsection, shall comply with the requirements of this subsection within a period which shall not be later than the date of the first annual general meeting of the company held within the period specified under subsection 1 of section 96 after 3 years from the date of commencement of this act. अब अगर ऑडिटर अपॉइंट हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 5 साल तक काम करना ही करना है, ठीक है। तो बीच में भी आपको, अगर उनको लगता है बीच में भी आपको निकाला जा सकता है या फिर आप रिजाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो डिक्टेशन देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज, इट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ अ कंपनी टू रिमूव एन ऑडिटर or the right of the auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced. Fourth is, subject to the provisions of this act, members of a company may resolve to provide that A is, in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by members. Or B point, the audit shall be conducted by more than one auditor. Fifth point, the central government may by rules prescribe the manner in which the companies shall rotate their auditors. So अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। ये किसके अंदर आता है आपका, एज पर रूल 6 ऑफ कंपनीज रूल 2014। बेसिकली जो रूल 6 है, मतलब रूल 6 है, हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि ऑडिटर की रोटेशन किस मैनर में की जाएगी। मतलब कि जब भी कंपनी का जो भी करंट ऑडिटर है, करंट ऑडिटर का जो भी ऑडिट टर्म जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा तो उसकी जगह आपको क्या करना है, नया ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा ये वो रूल बताता है, तो हम थोड़ा उसको समझते हैं कि आखिर ऐसा उसका प्रोसीजर है क्या। सो फर्स्ट चीज इज ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी शिल रिकमेंड टू द बोर्ड, मतलब सबसे पहले ऑडिट कमिटी क्या करेगी, बोर्ड को एक इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म का नाम क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, ठीक है, जिससे करंट ऑडिटर को रिप्लेस किया जा सकता है। कब, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द करंट ऑडिटर, जब उसका टेन्योर खत्म हो रहा होगा, ठीक। सेकेंड बात क्या है, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो बोर्ड है, बोर्ड खुद इस मैटर को कंसिडर करेगा और नेक्स्ट ऑडिटर का नाम रेकमेंड करेगा, किसको, सिंपल मेंबर्स को, जो कंपनी के मेंबर हैं, जो भी जब एजीएम होगी, राइट। सो थर्ड पॉइंट क्या है, अब ये एक्ट कमेंस होने से पहले जो भी ऑडिटर आपकी कंपनी में काम कर रहा है और वो कितने सालों से कंपनी में है उसको भी हम इसमें कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि ऑडिटर के 5 साल की ऑडिट टर्म या फिर ऑडिट फर्म है अगर, तो उसके क्या लेंगे हम लोग, 10 साल में हम उन ईयर्स को भी ऐड करेंगे जिसमें ऑडिटर ने इस एक्ट के कमेंस होने से पहले कंपनी में काम किया है। और जो ये बात है हम पहले ही जान चुके हैं कि जो भी नया ऑडिटर आएगा वो किसी भी तरह से पुराने ऑडिटर से क्या नहीं होना चाहिए, एसोसिएट
नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑडिटर अपने 5 साल की ऑडिट टर्म में सपोज ब्रेक लेता है, मान लीजिए 2 साल का ब्रेक ले लिया, तो अब ये 2 सालों को भी हम बेसिकली आगे ऑडिट टर्म में ही कंसिडर करेंगे। मतलब 5 सालों में उन 2 सालों को भी इंक्लूड किया जाएगा, राइट। मान लीजिए आप किसी ऑडिट फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने फर्म के नाम से कंपनी का ऑडिट कर दिया है। अब आप उस फर्म से रिटायर हो जाते हैं और उस फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो नई फर्म आपने ज्वाइन करी है, तो वो फर्म भी उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है जिसके आप ऑडिट पहले ही करके आए हैं, राइट। सो अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, जहां कंपनी का ऑडिट बेसिकली जॉइंट ऑडिटर कर रहे हैं, लाइक 2 या उससे ज्यादा ऑडिटर या मोर इंडिविजुअल या मोर ऑडिट फर्म्स, या फिर एक इंडिविजुअल और एक ऑडिट फर्म जॉइंटली ऑडिट कर रहे हैं, तो उस केस में तो जॉइंट ऑडिटर इस मैनर में अपॉइंट किए जा सकते हैं कि जितने भी जॉइंट ऑडिटर हैं कंपनी में, उन सब का ऑडिट टर्म एक साथ खत्म ना हो, राइट। सो डिक्टेशन देखते हैं। मैनर्स ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स by the companies on expiry of their term. Rule 6 of the Companies Act, Rules 2014, prescribes the manner of rotation of auditors on expiry of their term, which is given below. The audit committee shall recommend to the board the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent. Where a company is required to constitute an audit committee, the board shall consider the recommendation of such committee, and in other cases, the board shall itself consider the matter of rotation of auditors and make its recommendation for appointment of the next auditor by the members in annual general meeting. For the purpose of the rotation of auditors, in case of an auditor, whether an individual or audit firm, the period for which the individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of the Act shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 consecutive years, as the case may be. The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firm. जैसे कि मैंने अभी आपको उसका एग्जाम्पल दिया था। Explanation 1. For the purposes of these rules, the term same network includes the firm operating or functioning hereto or in future under the same brand name, trade name or common control. Explanation 2. For the purpose of rotation of auditors, a break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. If a partner who is in charge of an audit firm and also certify the financial statements of the company retire from the said firm and joins another firm of chartered accountants, such other firm shall also be eligible to be appointed for a period of 5 years. Fourth point is, where a company has appointed 2 or more individuals or firms or a combination thereof as joint auditor, the company may follow the rotation of auditors in such a manner that both or all
of the joint auditors, as the case may be, do not complete their terms in the same year.